हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कंसिडरेशन के पार्ट 2 में। क्योंकि हमने पहली वीडियो में बात की थी कंसिडरेशन की कि कंसिडरेशन क्या होता है। जब भी कभी एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो इसमें किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन नहीं है तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। लेकिन sued by a third party to a contract, इसका क्या मतलब होता है? A third party is a person who is not a party to the contract, in a sense not a promiser or promisee। देखो, जब एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है तो उसमें दो पार्टीज होती है। एक पार्टी जो कि प्रॉमिस कर रही है किसी चीज के लिए, सामने वाले के सामने उसने किसी प्रस्ताव को रखा, उसने अपना एक प्रपोजल रखा। उसके बाद जो दूसरी पार्टी है उस पार्टी ने उस ऑफर को एक्सेप्टेंस किया। उसके बाद जिस पर्सन ने उसको प्रॉमिस किया दैट इज कॉल्ड प्रॉमिसर, और जिस पर्सन ने उस प्रॉमिस को एक्सेप्ट किया वो कहलाता है हमारा प्रॉमिसी। तो जितने भी जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट में जितने भी कंडीशंस होते हैं, ये सब परफॉर्म किए जाते हैं प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी के द्वारा। एक थर्ड पर्सन का मतलब हो गया एक वो पर्सन जो कि इस कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट ही नहीं है, मतलब ना तो जो प्रॉमिसर है ना ही प्रॉमिसी है। ए ने बी से कि क्या तुम मेरा फोन 5,000 रुपए में खरीदोगे? बी ने कहा कि हाँ मैं रेडी हूँ तुम्हारा फोन 5,000 रुपए में खरीदने के लिए। तो यहाँ पर ए और बी प्रॉमिसर और प्रॉमिसी हैं। लेकिन वहां पर सी नाम का कोई पर्सन बैठा हुआ था। सी उस पार्टी के लिए एक तरीके से सी ने बोला कि हाँ मैं भी तुम्हारा फोन 5,000 रुपए में खरीदने के लिए रेडी हूँ। लेकिन उसके सामने ऑफर भी नहीं रखा गया है, उसके साथ हमने किसी प्रकार का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, तो वो एक थर्ड पार्टी है। ठीक है, तो जनरल रूल क्या कहता है? ओनली द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन sue ईच अदर इन केस ऑफ ए ब्रीच। अब जब कभी भी हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ब्रीच होगा, मतलब हमारा जो केस है वो टूटेगा, उसमें कुछ भी प्रॉब्लम आएगी, तो जो पार्टीज है उस कॉन्ट्रैक्ट की वो ही एक दूसरे को स्यू करेंगी। ए बी को स्यू कर सकता है किसी, अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया है, या फिर अगर ए ने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया है तो फिर बी उसको स्यू करेगा। ठीक है, जनरल रूल तो यही कहता है ए थर्ड पार्टी हैज नो राइट टू इन्फोर्स अ कॉन्ट्रैक्ट। थर्ड पार्टी के पास कोई भी राइट नहीं है उस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करने के लिए, इवन इफ इट इज मेड फॉर हिज बेनिफिट। फॉर एग्जाम्पल, ए कॉन्ट्रैक्ट्स विद बी दैट ए विल पे 10,000 रुपीज टू सी। ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, ए 10,000 रुपए सी को पे करेगा। लेटर ए डज नॉट पे सी, बाद में ए ने उसको पेमेंट नहीं की। सी कैन नॉट sue ए बिकॉज सी वॉज नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। अब जो कॉन्ट्रैक्ट बना वो बना ए और बी के बीच में। ए ने बी से कहा कि मैं सी को 10,000 रुपए पे करूंगा। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट बना है ए और बी के बीच में, इसके बदले में तुम मुझे एक चीज दे दो। तो उसने जो भी उससे कोई भी उसने चीज मांगी, ठीक है, लेकिन ए ने उसको पेमेंट नहीं की। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सी ए को स्यू कर सकता है। सी ए को स्यू नहीं कर सकता, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो हुआ था ए और बी के बीच में। सी यहाँ पर थर्ड पार्टी है। दिस इज द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो बेसिकली इस कॉन्ट्रैक्ट को बोला जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीविटी। ठीक है, लेकिन एक्सेप्शंस की बात करने वाले हैं आज हम कि कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं जहां पर एक स्ट्रेंजर टू ए कॉन्ट्रैक्ट में इन्फोर्स अ क्लेम इन द फॉलोइंग केसेस। कुछ ऐसे केसेस जहां पर एक अजनबी जो कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक स्ट्रेंजर है वो भी क्लेम कर सकता है। इन द केस ऑफ ट्रस्ट, अगर केस ट्रस्ट का हो तो एक जो स्ट्रेंजर है वो उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक नोन पर्सन बन जाता है, या फिर वो कॉन्ट्रैक्ट में जितने भी पार्टीज है उनको वो स्यू कर सकता है, उनके खिलाफ वो केस कर सकता है। अब ट्रस्ट क्या होता है? एक ट्रस्ट इज अ लीगल रिलेशनशिप इन विच वन पर्सन, ट्रस्ट एक ऐसा लीगल रिलेशनशिप होता है जिसमें एक पर्सन कॉल्ड ट्रस्टी, जो कि ट्रस्टी है, होल्ड्स प्रॉपर्टी और मनी फॉर द बेनिफिट ऑफ अनदर पर्सन, जो कि होल्ड करेगा मनी या फिर प्रॉपर्टी को किसी दूसरे पर्सन की बेनिफिट के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास 10,000 रुपए थे, मैंने वो 10,000 रुपए ट्रस्ट में दे दिए। अब वो जो ट्रस्ट है वो क्या करती है, वो गरीब बच्चों को पढ़ाती है। ठीक है, अब मेरे जो 10,000 रुपए है वो उस ट्रस्ट के पास है, तो बेसिकली वो ट्रस्ट ने मेरे पैसों को होल्ड किया हुआ है, मेरी प्रॉपर्टी को होल्ड किया हुआ है फॉर द बेनिफिट ऑफ अनदर पर्सन। इससे बेनिफिट होने वाला है किसी और पर्सन का, ट्रस्ट का बेनिफिट इससे नहीं होगा। तो ये होता है हमारा ट्रस्ट। तो अब इस केस में क्या है, ए बेनिफिशियरी कैन इन्फोर्स हिज राइट अंडर द ट्रस्ट। जो बेनिफिशियरी है, मतलब जो वो बच्चे हैं तरीके से, कैन इन्फोर्स हिज राइट अंडर द ट्रस्ट, वो इन्फोर्स कर सकते हैं। तो ही वॉज नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द सेटलर एंड द ट्रस्टी। अब इसका क्या मतलब है? देखो, ए ने ट्रांसफर किए 1,00,000 रुपए बी को टू होल्ड इट इन ट्रस्ट फॉर सी। ए ने बी को 1,00,000 रुपए ट्रांसफर किए, लेकिन उसने कहा कि मैं तुम्हें 1,00,000 रुपए दे रहा हूँ, ये 1,00,000 रुपए तुम्हें यूज करने हैं सी की पढ़ाई लिखाई के लिए। तो यहाँ पर एक तरीके से अब सी जो है उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक थर्ड पार्टी नहीं है। सी कैन sue बी इवन if he refuses to pay. C is not a party but can sue as trust beneficiary. C अब
ए ने जब बी को 1 लाख रुपए दिए थे एज अ ट्रस्ट कि तुम्हें ये पैसे सी को देने हैं या फिर सी के लिए तुम्हें ये पैसे यूज करने हैं, लेकिन बी ने वो पैसे सी को नहीं दिए। देखा जाए तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ए और बी के बीच में, सी एक स्ट्रेंजर था कॉन्ट्रैक्ट के लिए, लेकिन अब जो क्योंकि ये इन द केस ऑफ ट्रस्ट है, सो सी कैन sue बी इफ ही refuses टू पे। सी इज नॉट अ पार्टी बट कैन sue ट्रस्ट एज ट्रस्ट बेनिफिशियरी। फिर है नेक्स्ट पॉइंट फैमिली सेटलमेंट मैरिज एग्रीमेंट्स के लिए। तो इसमें क्या होगा, इफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज मेड इन अ फैमिली अरेंजमेंट टू बेनिफिट अ थर्ड पर्सन दे मे sue। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया जा रहा है एक फैमिली सेटलमेंट के लिए, एक फैमिली अरेंजमेंट के लिए, जहां पर हम बेनिफिट देने वाले हैं किसी थर्ड पर्सन को, तो वो जो थर्ड पर्सन है वो उस वक्त उसके पास sue करने की पावर आ जाती है। जैसे कि 2 ब्रदर्स है एक्स एंड वाई, 2 भाई है एक्स एंड वाई, अग्री टू पे एन अलाउंस ऑफ 20,000 रुपीज टू मदर ऑन पार्टीशन ऑफ जॉइंट प्रॉपर्टीज। तो उनकी जो जॉइंट प्रॉपर्टीज थी उनका पार्टीशन हुआ, उनका बंटवारा हुआ 2 भाइयों के बीच में, एक्स एंड वाई के बीच में। वो इस बात पर राजी हो गई कि हम हर महीने 20,000 रुपए अपनी मम्मी को देंगे, बट लेटर दे डिनाइड टू अवॉइड बाइट। लेकिन बाद में उन्होंने इसे देने से मना कर दिया। हेल्ड देयर मदर ऑल्दो स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट। बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट हुआ था एक्स एंड वाई, 2 ब्रदर्स के बीच में, लेकिन क्योंकि ये हुआ था फैमिली सेटलमेंट और मैरिज एग्रीमेंट, फैमिली सेटलमेंट के लिए, तो यहाँ पर जो मदर है वो एक स्ट्रेंजर टू ए कॉन्ट्रैक्ट कैन रिक्वायर देयर सन्स फॉर सच अलाउंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। वो अपने बेटों को कोर्ट में स्यू कर सकती है और ये डिमांड कर सकती है कि ये उनके बेटों ने उन्हें पैसे नहीं दिए 20,000 रुपए एज एन अलाउंस। इन द केस ऑफ असाइनमेंट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, अगर कॉन्ट्रैक्ट का असाइनमेंट होगा, व्हेन द बेनिफिट अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन असाइन्ड, जब ये जो बेनिफिट है एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो कि असाइन हो गया है, द असाइनी कैन इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट बट सच असाइनमेंट शुड नॉट इन्वॉल्व एनी पर्सनल्स। ए ने बी को 10,000 रुपए दिए, ए असाइंस द राइट टू रिकवर दिस टू सी। ए ने बी को 10,000 रुपए उधार दिए, लेकिन ए ने क्या किया, ए ने सी को ये राइट दे दिया कि तुम्हें मैं एक राइट देता हूँ, अब तुम्हारे पास ये अधिकार है, तुम जाओ बी से तुम 10,000 रुपए रिकवर करके लेके आओ। नाउ सी कैन sue बी फॉर रिकवरी। हालांकि जो सी है वो उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए स्ट्रेंजर है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ए एंड बी के बीच में हुआ है, लेकिन फिर भी जो सी है वो अब उसको बी को sue कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर इन द केस ऑफ असाइनमेंट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि ए ने असाइन कर दिया है सी को फॉर द राइट टू रिकवर दिस अमाउंट इवन दो सी वॉज नॉट एन ओरिजिनल पार्टी। ठीक है, एक्नॉलेजमेंट और एस्टोपल के केस में ऐसा हो सकता है, वेयर द प्रोमिसर बाय हिज कंडक्ट नॉलेज हिमसेल्फ एज एन एजेंट टू द थर्ड पार्टी, इट वुड रिजल्ट इनटू अ बाइंडिंग ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स थर्ड पार्टी। जहां पर जो प्रोमिसर है बाय हिज कंडक्ट एक्नॉलेज हिमसेल्फ, जो कि अपने आप को एक तरीके से एज एन एजेंट दिखा रहा है थर्ड पार्टी के लिए। जैसे कि इफ अमित गिव्स टू मयंक 20,000 रुपीज टू बी गिवन टू नितिन, अमित ने मयंक को 20,000 रुपए दिए, उसने कहा कि ये पैसे नितिन को दे देना, एंड मयंक इन्फॉर्म्स दैट ही इज होल्डिंग द मनी फॉर हिम, एंड मयंक ने नितिन को इन्फॉर्म कर दिया कि मेरे पास तेरे पैसे हैं, लेकिन बाद में मयंक ने उसे उस पैसे देने को मना कर दिया। नितिन विल बी इंटाइटल्ड टू रिकवर द सेम फ्रॉम द फॉर्मर इनोसेंस मयंक। तो अब यहाँ पर नितिन के पास ये राइट है कि वो मयंक को स्यू कर सकता है उसके पैसे उसे रिटर्न करने के लिए। ठीक है, तो इसको बोला जाता है एक्नॉलेजमेंट और एस्टोपल। नेक्स्ट है इन द केस ऑफ कन्वीनिएंट रनिंग विद द लैंड, the person who purchases land with notice that the owner of land is bound by certain duties affecting land, the covenant affecting the land may enforce by the successor of the seller। इसका मतलब है जो पर्सन किसी लैंड को परचेज कर रहा है, लेकिन उसे साथ में लैंड को परचेज करने के साथ में ये नोटिस मिला है दैट जो ओनर बनेगा लैंड का, कभी भी मतलब अगर आप इसे आगे भी सेल करते हो या फिर जब तक आप इसके मालिक हो, आपको ये कुछ सर्टेन ड्यूटीज है लैंड के बारे में, इनको आपको फॉलो करना ही होगा। तो उस केस में भी जो थर्ड पार्टी है वो स्यू कर सकती है सामने वाले को। अब कोवेनेंट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कोवेनेंट इज अ फॉर्मल प्रॉमिस और एग्रीमेंट मेड इन अ लीगल डॉक्यूमेंट। एक ऐसा फॉर्मल प्रॉमिस एग्रीमेंट होता है जो कि एक लीगल डॉक्यूमेंट में बनाया जाता है स्पेशली रिलेटेड टू लैंड और प्रॉपर्टी। कोवेनेंट का मतलब है एक लीगल प्रॉमिस अबाउट हाउ द लैंड विल बी यूज्ड और नॉट यूज्ड। इसका मतलब है कि एक लैंड को किस प्रकार से यूज किया जाएगा, किस प्रकार से यूज नहीं किया जाएगा। जैसे कि ए ने बी को अपनी जमीन बेची इस कंडीशन के साथ दैट अ पार्ट विल ऑलवेज बी यूज्ड फॉर अ टेंपल, कि इस जमीन का एक हिस्सा हमेशा के लिए मंदिर के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। बी सेल्स इट टू सी, बी ने इसे सी को बेच दिया। सी इज बाउंड बाय दिस कंडीशन एंड कैन इन्फोर्स इट टू। जो सी है अब वो भी इस कंडीशन के साथ बाउंड हो चुका है, अब उसको भी इसे फॉलो करना होगा। ये नहीं कह सकता कि ये तो एक ही कंडीशन थी जिसने तब उसने बी को प्रॉपर्टी बेची थी तो केवल ये बी को ही फुलफिल करनी पड़ेगी ये कंडीशन, सी को भी इसे फुलफिल करना पड़ेगा क्योंकि ये एक कोवेनेंट रनिंग विद द लैंड है।
कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू थ्रू एन एजेंट, जो कॉन्ट्रैक्ट में आप एजेंट के थ्रू आ रहे हो, द प्रिंसिपल कैन इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड बाय हिज एजेंट वेयर द एजेंट हैज एक्टेड विद इन द स्कोप ऑफ हिज अथॉरिटी, ठीक है, एंड इन द नेम ऑफ प्रिंसिपल। मतलब हमने किसी एजेंट को अपना कोई काम सौंप दिया है किसी भी चीज के लिए, तो जो एजेंट है, अगर उस एजेंट के साथ कुछ भी गलत होता है तो एजेंट भी एज अ थर्ड पार्टी भी वो सामने वाली पार्टी को स्यू कर सकता है। अब है वैलिडिटी ऑफ एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन। अब तक हमने बात की कि जब कभी भी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा तो उसमें कंसिडरेशन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन ऐसा कब होगा जिसमें एक एग्रीमेंट वैलिड तो होगा लेकिन उसमें किसी भी प्रकार का कोई कंसिडरेशन नहीं है, ये कैसे पॉसिबल है? एज पर सेक्शन 25 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का सेक्शन 25 कहता है एन एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। अगर किसी एग्रीमेंट में कोई कंसिडरेशन नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। दिस मीन्स फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट टू बी वैलिड समथिंग मस्ट बी गिवन इन रिटर्न। इसका मतलब है कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए बदले में हमें कुछ या तो लेना होगा या फिर देना होगा, दैट इज कॉल्ड कंसिडरेशन। However, the Indian Contract Act contains certain exceptions to this rule. लेकिन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही कुछ ऐसी सर्टेन एक्सेप्शंस दी गई हैं जो इस रूल में आती हैं। In the upcoming cases, the agreement to made with consideration will be valid and enforceable. अब वो केसेस कौन कौन से हैं? सबसे पहले नेचुरल लव एंड अफेक्शन, जहाँ पर नेचुरल लव एंड अफेक्शन है हमारा सामने वाले पर्सन के साथ, तो वहां पर कंसिडरेशन अगर नहीं भी है तो भी वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। When one party makes a promise out of natural love and affection, parties must stand in real relationship to each other. मतलब parties का आपस में बहुत ही क्लोज रिलेशन होना चाहिए। It must be in writing, ये लिखित में होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए, बिटवीन क्लोज रिलेशन होना चाहिए। जैसे कि एक फादर ने प्रॉमिस किया अपने बेटे को कि वो उसे 1 लाख रुपए देगा और उसने इस जो प्रॉमिस था इसको इसने रजिस्टर्ड डीड रजिस्टर्ड कर दिया। अब जो ये एग्रीमेंट है ये वैलिड है। हालांकि सन इन रिटर्न अपने फादर को कुछ नहीं दे रहा है, बदले में कुछ कंसिडरेशन नहीं है, लेकिन फादर का जो प्रॉमिस है, फादर और सन का जो रिलेशन है वो आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन के कारण हुआ है और ये रजिस्टर्ड डीड भी है, तो एग्रीमेंट यहाँ पर वैलिड हो जाता है। नेक्स्ट है कंपनसेशन फॉर पास्ट वॉलेंट्री सर्विसेज। कुछ ऐसी सर्विसेज जो पास्ट में हमने अपनी इच्छा से दी थी लेकिन अब सामने वाला इंसान हमसे कुछ प्रॉमिस कर रहा है, कुछ कंपनसेशन हमें उसके बदले में देना चाहता है, तो वो अब हम उसके बदले में हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो ये विदाउट कंसिडरेशन भी एक कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। When someone has already done something voluntarily, जहां पर किसी ने अपनी मर्जी से कुछ काम कर लिया है, and later the other person promises to compensate, लेकिन बाद में सामने वाले पर्सन ने कहा कि मैं तुम्हें इसके बदले में कुछ देना चाहता हूँ, मैं तुम्हें एज अ कंपनसेशन कुछ देना चाहता हूँ, दैट प्रॉमिस इज वैलिड, वो जो प्रॉमिस है वो वैलिड है। द सर्विसेज शुड हैव बीन रेंडर्ड वॉलेंटरीली टू द प्रोमिसर, जो सर्विसेज है वो जानबूझकर मतलब अपनी इच्छा से दी गई है प्रोमिसर को। द प्रोमिसर मस्ट हैव इंटेंटेड टू कंपनसेट द प्रोमिसी। देखो पी ने क्या किया, पी फाइंड्स आर्स वॉलेट एंड गिव इट टू हिम, पी को आर का पर्स मिलता है और वो उसको वापस रिटर्न कर देता है। तो यहाँ पर पी ने कोई काम किया है पास्ट में, अपनी वॉलेंटरी सर्विसेज ने दी है। अब इस वक्त आर ने क्या किया, आर पी को बोलता है कि मैं तुम्हें इसके बदले में 10,000 रुपए दूंगा। ये कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। प्रॉमिस टू पे टाइम बैड डेट, जहां पर हम सामने वाले से प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम उसे टाइम बैड डेट को पे करेंगे। टाइम बैड डेट का मतलब होता है कुछ ऐसे डेट्स, ऐसे कर्ज जिनका अब टाइम निकल चुका है तो अब हम उनसे पेमेंट को नहीं रिकवर कर सकते। मैंने किसी को सामान बेचा सन 2014 में, सन 2014 के बाद मुझे 2018 में याद आया कि मुझे उससे अपने पैसे वापस लेने हैं, लेकिन अब मैं उससे अपने पैसे वापस नहीं रिकवर कर सकती हूँ क्योंकि अब उन बातों को 4 साल हो चुके हैं। 3 साल तक का जो टाइम होता है कि आप उस पर केस कर सकते हो, उसे स्यू कर सकते हो, लेकिन अब 4 साल बाद इसका कोई मतलब नहीं है। तो ये हो गया टाइम बैड डेट, इसका अब टाइम निकल गया। लेकिन इसमें क्या हुआ, वेयर अ प्रॉमिस इन राइटिंग साइंड बाय द पर्सन मेकिंग इट और बाय हिज ऑथराइज्ड एजेंट इज मेड टू पे इट बैड that bad by limitation, it is a valid without consideration। जैसे कि ए ने बी से 5,000 रुपए उधार लिए थे। आफ्टर 4 years ए राइट्स एंड साइंस अ लेटर प्रॉमिसिंग टू पे। आफ्टर 4 सालों के बाद ए उसको प्रॉमिस कर रहा है, उसको लिख के दे रहा है, साइन करके दे रहा है लेटर को कि अब मैं तुम्हारे पैसे तुम्हें वापस देने के लिए रेडी हूँ। वैसे तो ए को अब बी को उसके पैसे वापस देने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब ये टाइम बैड डेट हो चुका है, लेकिन अगर वो लिख के उसे साइन करके दे रहा है कि उसे पे करेगा तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है क्योंकि इसके बदले में अब कोई कंसिडरेशन वो उससे नहीं ले रहा। एजेंसी, एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नो कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट एन एजेंसी रिलेशनशिप। ठीक है, मतलब एक एजेंसी को क्रिएट करने के लिए किसी प्रकार के कंसिडरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। ए अपॉइंट्स बी एज इज एजेंट टू सेल गुड्स, ए ने बी को अपॉइंट किया एज एन एजेंट टू सेल गुड्स, बी ने एग्री किया विदाउट पेमेंट, वैलिड।
कोई कंप्लीटेड गिफ्ट्स हैं, गिफ्ट्स दैट आर ऑलरेडी गिवन आर वैलिड, जो गिफ्ट्स हमने पहले ही दे दिए हैं वो वैलिड है, इवन इफ देयर वाज नो कंसिडरेशन, जबकि उसमें कोई कंसिडरेशन भी नहीं था। ए गिव्स अ रिंग टू बी एज अ बर्थडे गिफ्ट, ए ने बी को एज अ बर्थडे गिफ्ट एक रिंग गिफ्ट की, तो ए को अब यहाँ पर दोबारा इसको अपनी रिंग को डिमांड करने का कोई हक नहीं है। मतलब ए ने बी को जब रिंग दी होगी उसके बदले में बी ने उसे कोई भी चीज नहीं दी, यहाँ पर नो कंसिडरेशन था, लेकिन फिर भी ए अब अपनी जो चीज है उसको वो दोबारा डिमांड नहीं कर सकता। बेलमेंट, नो कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड टू अफेक्ट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, अगर कॉन्ट्रैक्ट बेलमेंट का है तो यहाँ पर भी किसी भी प्रकार के कंसिडरेशन की नीड नहीं है। बेलमेंट का मतलब होता है जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को अपनी जो चीज है, गुड्स है, वो उन्हें डिलीवर कर रहा है एक स्पेसिफिक उद्देश्य के लिए, विद द एग्रीमेंट, इस एग्रीमेंट के साथ दैट द गुड्स विल बी रिटर्न और अदरवाइज डिस्पोज्ड ऑफ एज इंस्ट्रक्टेड, कि या तो गुड्स को रिटर्न कर दिया जाए अदरवाइज डिस्पोज ऑफ कर दिया जाए। जैसे कि हमने एक ड्रेस दी एक ड्राई क्लीनर को, ठीक है, उसको हमने साफ करने के लिए दी, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एक स्पेसिफिक पर्पस था, लेकिन यहाँ पर इन रिटर्न हमने उससे कुछ नहीं लिया, नो कंसिडरेशन, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। Charity, if the promisee undertakes the liability on the promise of a person to contribute to charity, then the contract shall be valid. जो प्रोमिसी है वो लाइबिलिटी ले रहा है, इस बात की जिम्मेदारी ले रहा है कि वो एक चैरिटी में कंट्रीब्यूशन अपना देगा, तो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। हालांकि इन रिटर्न उसे कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन यहाँ पर उसने प्रॉमिस दे दिया है। ए प्रोमिसेस टू डोनेट 1 लाख रुपीज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ स्कूल, ए ने क्या किया, एक 1 लाख रुपए उसने एक स्कूल के कंस्ट्रक्शन को देने का वादा कर दिया। अब जो स्कूल ट्रस्ट है उन्होंने उसकी बातों में आकर 50,000 रुपए स्कूल के कंस्ट्रक्शन के लिए, स्कूल के रिपेयर के लिए यूज कर लिए, स्पेंड कर लिए, खर्च कर दिए। अब बाद में ए कह रहा है कि मैं पैसे देने के लिए रेडी नहीं हूँ, तो जो स्कूल ट्रस्ट है वो उसको स्यू कर सकती है, क्योंकि यहाँ पर ए ने पहले ही उसको प्रॉमिस कर दिया था। नाउ ए मस्ट पे बिकॉज द ट्रस्ट हैज सफर्ड लॉस बेस्ड ऑन हिज प्रॉमिस।